आज हम लोग थोड़ा वेक्टर के बारे में पढ़ना चाहेंगे। वेक्टर जो है फिजिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है, क्योंकि सेकेंडरी स्कूल में जो हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ फिजिक्स को टर्म के बेस पे पढ़ रहे थे, पदों के बेस पे। लेकिन जब हायर स्टडीज में हम जाते हैं तो वहाँ टर्म के बेस पे पढ़ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हम लोग डायरेक्शन के बेस पे पढ़ते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि टर्म के बेस पर पढ़ते हैं तो हमें केवल क्वांटिटीज मिलती है, डायरेक्शन नहीं मिलती है। और जब हम लोग डायरेक्शन के बेस पे पढ़ते हैं, वेक्टर को पढ़ते हैं, तो वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, इसलिए ज़्यादा हमें बेनिफिट होता है वेक्टर पढ़ने से। और टर्म के बेस पे आगे चल के बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाता है, फिजिक्स पूरा इधर का उधर हो सकता है। हीट वगैरह वैसे हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन पूरा मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स, ये सब हम लोग वेक्टर के ही हेल्प से पढ़ेंगे। करेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसको इलेक्ट्रोडायनामिक्स हम बोलते हैं। तो आइए हम लोग वेक्टर पढ़ते हैं। और सबसे बड़ा खास बात ये है कि आपको वेक्टर जब हम बताएंगे डिफिनीशन तो बहुत आश्चर्य होगा कि क्या यही वेक्टर का डिफिनीशन होता है। तो हम तो बोलेंगे कि हम जो डिफिनीशन दे रहे हैं आपको वेक्टर का रियल में वही डिफिनीशन होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वेक्टर और वेक्टर क्वांटिटीज में अंतर को नहीं समझ पाते हैं। वेक्टर और वेक्टर क्वांटिटी अलग अलग चीज है। अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है, तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं भी हो सकता है। जैसे करेंट एक वेक्टर है बट वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है। सरफेस टेंशन वेक्टर है बट वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वेक्टर ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो अगर हमको सिंपली वेक्टर के बारे में डिफिनीशन देना होगा, हम तो अभी वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं, तो वेक्टर अलजेब्रा में हम जनरली सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे डिवाइड नहीं होता है वेक्टर का। तो वेक्टर का मतलब जो होता है, एक लाइन सेगमेंट ले लेंगे और उस लाइन सेगमेंट पर एक एरो दे देंगे। लाइन सेगमेंट कहने का मतलब है कि ये एक लाइन का टुकड़ा ले लिए और इस पर एक एरो डाल देना, यही वेक्टर है। मतलब अगर कहें, कोई बच्चा कहे कि नहीं सर इधर भी ले सकते हैं, हाँ इधर भी ले सकते हैं, बट इसका जो डायरेक्शन हो गया पहले जो दिए थे उससे अपोजिट हो गया। तो यही वेक्टर है। तो वेक्टर का अगर हम डिफिनीशन देना चाहें एक वर्ड में तो हम यही देंगे, एन एरो इज कॉल्ड वेक्टर। अब एक लाइन सेगमेंट लिए थे, इस पे एरो डाले थे, ये वेक्टर कहलाएगा। तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हैं, मतलब लाइन सेगमेंट पर डायरेक्शन देना, तो ऐसा ये भी कह सकते हैं। और डायरेक्टेड लाइन इज कॉल्ड वेक्टर। ये जो एरो है ये वेक्टर है, इसमें कुछ लेंथ होगा तो उस लेंथ को मैग्नीट्यूड बोलेंगे। और ये एरो जो है, ये एरो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, तो जिस डायरेक्शन में एरो होगा उसी डायरेक्शन में हमारा वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट होता है इसको हम लोग इनिशियल पॉइंट और टेल बोलते हैं, या फाइनल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट
या हेड। बोलते हैं तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इसको बोल सकते हैं। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मतलब हो गया कि वही एक लाइन का टुकड़ा देकर के उस पर डायरेक्ट कर दिए, लाइन एरो दे दिए, डायरेक्शन दे दिए, तो ये वेक्टर हो गया। अब इसमें इस एरो में कुछ लेंथ होगा और ये एरो जो है ये डायरेक्शन को बताएगा। ये वेक्टर में कुछ लेंथ होगा और ये इसका एरो जो है डायरेक्शन को बताएगा। तो लेंथ ऑफ एन एरो डिफरेंट और एरो डायरेक्शन को बताता है। वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता है। जैसे हम लोग एक वेक्टर ले लेंगे, अब इसके जो लेंथ है टेल से हम थोड़ा छोटा करना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे इसको छोटा करेंगे एक मोमेंट आएगा जब ये वेक्टर पॉइंट्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यह डायरेक्शन है, ये पॉइंट्स की डायरेक्शन है। तो जब ये लेंथ हम धीरे धीरे इसको खत्म किए, यहाँ से मिटाएं, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है कम होता चला गया। एक समय आया ये पॉइंट में बदल गया, तो वेक्टर का मिनिमम मैग्नीट्यूड जो होता है वो 0 होता है, लेकिन निगेटिव नहीं होता है। किसी वेक्टर के आगे अगर निगेटिव दिया हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि उसका डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। तो एक पॉइंट और यहाँ से हम नोट कर सकते हैं कि मिनिमम जीरो। एक आगे कॉन्सेप्ट आएगा नल वेक्टर का। तो जैसे इसको थोड़ा नल वेक्टर और जीरो वेक्टर भी इसको बोलते हैं। नल वेक्टर उस वेक्टर को बोलेंगे जिसका मैग्नीट्यूड जो है 0 हो जाए। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर will be 0, then null vector, but direction will undefined।
विल बी अनडिफाइंड। क्यों? जैसे हम एक वेक्टर ले रहे हैं, इसके लेंथ को हम थोड़ा छोटा करते जा रहे हैं, छोटा करते करते हम एक पॉइंट्स पर लेकर चले गए, तो ये पॉइंट्स में कन्वर्ट हो गया। पॉइंट्स में कन्वर्ट हो गया तो उसमें कोई लंबाई, चौड़ाई, मोटाई ये सब नहीं है, तो मैग्नीट्यूड तो जीरो हो गया, क्योंकि बिंदु का न लंबाई होता है, न चौड़ाई होता है, न मोटाई होता है। देन से नल वेक्टर बट डायरेक्शन विल बी अनडिफाइंड। ये कहने का मतलब ये है कि कोई बच्चा ये भी पूछ सकता है कि सर क्या नल वेक्टर, जीरो वेक्टर जो है, क्या रियल में एग्जिस्ट भी करता है? तो हम कहेंगे कि हाँ, एग्जिस्ट तो करता है। जैसे ये कोई पाथ हो गया, इस पे कोई पार्टिकल या कोई बच्चा ट्रेवल कर रहा है, तो हम इसका डिस्प्लेसमेंट जो देते हैं, इनिशियल टू फाइनल देते हैं। तो अगर ये बच्चा जो यहाँ से पार्टिकल जा रहा है और यहीं पर आ जाए, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हुआ। देन हम कह सकते हैं कि नल वेक्टर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है लेकिन जीरो है। अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो इनिशियल टू फाइनल हम लोग आगे पढ़ेंगे, वेक्टर का डायरेक्शन देते हैं, तो इनिशियल टू फाइनल देंगे तो इधर हो जाएगा, लेकिन बच्चा जब लास्ट में इसी पॉइंट पे आ रहा है तो ये एक पॉइंट हो गया, अब इस पे आ रहा है तो इसका सेंस इधर है, तो दो डायरेक्शन हो जाने की वजह से ये अनडिफाइंड हो गया। या ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई पार्टिकल है, ये इस पे कोई इधर से फोर्स लगा रहा है, कोई इधर से फोर्स लगा रहा है, कोई इधर से लगा रहा है, कोई इधर से लगा रहा है। मान लीजिए कि हम इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को कम करते चले जाएं, या जो हम लोग नेट फोर्स निकालते हैं जीरो आ जाए, चारों इक्विलिब्रियम में हो जाए, फोर्स जीरो हो जाए। अब हम पूछें तो कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर इधर डायरेक्शन होगा, कोई बोलेगा उधर होगा, कोई बोलेगा नीचे है, कोई बोलेगा ऊपर है। तो यहाँ पे डायरेक्शन बताना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि किधर होगा, तो ये हम लोग बोल देंगे कि ये अनडिफाइंड है, हम बता नहीं सकते हैं कि किधर डायरेक्शन है। तो यही इसका कंसेप्ट है, नल वेक्टर वेक्टर है लेकिन उसका डायरेक्शन अनडिफाइंड है। आइए हम लोग थोड़ा सा सिंबॉलिकली समझते हैं वेक्टर का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं ये सब। सिंबॉलिकली हम लोग वेक्टर का जो नोमेनक्लेचर करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर ये हो गया, ये कोई वेक्टर है, हम लोग इसको ए, इसका मैग्नीट्यूड दे रहे हैं और इसके ऊपर एक एरो दे देते हैं, तो यही ये वेक्टर ही हो गया। बहुत सारे स्टैंडर्ड जो बुक हैं आयोडोफ वगैरह का, और बहुत सारे फिजिक्स को साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, ये सब बुक्स जब पढ़ेंगे रेमंड सर्वे का, तो उसमें ऐसे कुछ दिया हुआ है नोटेशन, ये कैपिटल स्मॉल लेटर है बट इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया जाता है, तो इसका मतलब ये समझना है कि यहाँ पे डायरेक्शन जो है, एरो जो है छुपा हुआ है ऊपर, या कैपिटल लेटर ए लिखेंगे तो इसको बोल्ड करके लिखेंगे, या कुछ इस प्रकार में दे सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीका है, अलग अलग राइटर्स के बुक में अलग अलग तरीके से फॉलो किया गया है। इंडियन राइटर ऐसे ही लिखते हैं, या कोई ये वेक्टर है, इनिशियल जो पॉइंट है सी है, फाइनल पॉइंट डी है, हेड सी और टी टेल, तो इसको लिखने के लिए डबल लेटर से भी लिख देते हैं। जो इनिशियल से फाइनल जो हम लोग लिए हैं सी डी, तो इसके तरफ एक एरो दे देते हैं, तो ये भी यहाँ पे
हम लोग डबल लेटर से वेक्टर को लिखते हैं। तो सिंबल वेक्टर symbolically a vector write with a single letter or double letter by putting an arrow over it, उसके ऊपर एक एरो दे देते हैं। तो इस तरह हम लोग वेक्टर का जो है नोमेनक्लेचर करते हैं। अब हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में कुछ पढ़ेंगे। पहला जो होगा टाइप्स ऑफ वेक्टर, पहला जो होगा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होंगे जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो जाए। मतलब ये अगर कोई वेक्टर ए है, दो या दो से अधिक भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, तो यहाँ डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन मतलब थीटा बिटवीन ए बी इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा बिटवीन ए बी वेक्टर इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे 2 और more vectors having same magnitude and direction both is called equal vector। इक्वल वेक्टर हो जाएगा। एक होता है हम लोग का पार्लियल वेक्टर। तो इसमें हम लोग बोलते हैं 2 और more vectors having different magnitude and same direction is called parallel vector। जैसे ये कोई वेक्टर ए हो गया और ये कोई वेक्टर बी हो गया, तो ये यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड हो गया अलग अलग हो गया बट डायरेक्शन सेम है, तो ये पार्लियल वेक्टर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों वेक्टर का जो डायरेक्शन है सेम है बट मैग्नीट्यूड अलग है। अब कोई बच्चा ये भी पूछ सकता है कि इसका अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है तो क्या ये पार्लियल वेक्टर नहीं होगा? होगा, लेकिन पार्लियल वेक्टर का ये केस हो गया इक्वल वेक्टर, मतलब कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी सेम है डायरेक्शन के साथ साथ। तो आगे हम लोग एक और वेक्टर पढ़ेंगे, एंटी पार्लियल वेक्टर। पहले अनइक्वल वेक्टर पढ़ लेते हैं। अनइक्वल वेक्टर या एंटी पार्लियल वेक्टर ही पढ़ लेते हैं। तो
इसका कंसेप्ट ये होता है कि दो या दो से अधिक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड या तो सेम हो या अलग अलग हो, बट उनके बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री हो, मतलब अपोजिट वेक्टर का डायरेक्शन दूसरे से, तो हम लोग उसे एंटी पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। टू वेक्टर having different magnitude and opposite direction is called anti-parallel vector। दो और दो से अधिक भी हो सकता है। अब कोई बच्चा पूछेगा कि हाँ एंगल की क्यों आप बोल रहे हैं 180 डिग्री, तो ये वेक्टर हो गया, कोई वेक्टर ए और कोई वेक्टर बी है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको स्लाइड कर सकते हैं। स्लाइड करेंगे तो इसको आगे बढ़ाएंगे इधर और फिर उसको ऊपर लेकर के चले जाएंगे, वेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में। तो यहाँ से जो एंगल बना ये 2 पाई 180 डिग्री बना। तो एंटी पैरेलल वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है 180 डिग्री होता है। इक्वल वेक्टर हो गया या पैरेलल वेक्टर हो गया तो कंसाइड करता है, तो वेक्टर एडिशन से उसका एडिशन हम लोग करते हैं तो एक नया वेक्टर भी मिल जाता है उसमें। इसमें भी नया वेक्टर नेट वेक्टर एक मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, उधर हो जाएगा। ये आगे हम लोग बात करेंगे। तो एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब ही होता है कि दो वेक्टर के बीच का जो डायरेक्शन हो या दो से मोर देन टू वेक्टर्स का जो डायरेक्शन हो 180 डिग्री हो। एक होता है अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर में ऐसा होता है कि इफ देयर आर टू और more than two vector will be unequal either first में different in magnitude, दूसरा में हो जाएगा सेकेंड में और डिफरेंट इन डायरेक्शन, और थर्ड में हो जाएगा बोथ डिफरेंट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अब इसका मतलब यह हो गया कि अनइक्वल वेक्टर कि अगर कोई ये वेक्टर है ए, तो आइदर मतलब आइदर का मतलब हो गया कि दो में से कोई एक, टू और मोर, आइदर दो में से एक होता है। डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड, तो डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड अगर कोई वेक्टर ए लिए तो हमारा जो दूसरा वेक्टर होगा ये मैग्नीट्यूड में अलग होगा, तो ये भी अनइक्वल वेक्टर हो गया। ऐसे कोई स्टूडेंट बोल सकता है कि यहाँ तो एंगल आप 0 डिग्री ले लिए हैं, अगर 0 डिग्री होगा मैग्नीट्यूड अलग होगा तो अनइक्वल वेक्टर हम लोग बोलेंगे, साथ साथ हम लोग उसको पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हैं। अगर मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो अनइक्वल वेक्टर नहीं होगा, हमको डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है कि हमारे पास दोनों डायरेक्शन अलग अलग होना चाहिए, जैसे कि ये कोई वेक्टर है
और मान लीजिए ए ही कोई वेक्टर है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, यहाँ मान लीजिए कि 90 डिग्री एंगल बन रहा है दोनों वेक्टर के बीच में। तो वेक्टर ए और बी अगर सेम भी है बट यहाँ डायरेक्शन अलग होने की वजह से डायरेक्शन अलग होने की वजह से ये अनइक्वल वेक्टर हो जाएगा। अनइक्वल का मतलब ये होता है कि समान नहीं हो। कैसे ही समान होगा वेक्टर? इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो ये अनइक्वल वेक्टर हो जाएगा। तीसरा जो हो कि बोथ डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अगर कोई वेक्टर ये हमारे पास है ए और ये कोई वेक्टर बी है, इधर ले लेते हैं, तो इसका एंगल भी कुछ अगर थीटा है तो अलग है। इसका एंगल इधर है, मतलब 0 डिग्री है अगर मान ले तो इसका एंगल कुछ थीटा इधर है, थीटा कुछ हो सकता है वैल्यू, मेजरमेंट करना होगा। तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर बी से बड़ा है, तो मैग्नीट्यूड भी अलग हो जाएगा और डायरेक्शन, तो भी ये अनइक्वल वेक्टर हो जाएगा। एक हम लोग क्वेश्चन अब आगे करना चाहेंगे। तो आइए हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और इसका एक रिजल्टेंट वेक्टर सी है। वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल थीटा है और ये वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री है। ऐसे एंगल हम लोग टेल टू टेल लेते हैं, दो वेक्टर के टेल को, तो इधर से भी लेंगे तो ये 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन ये बोल रहा है कि वेक्टर साइन थीटा इज इक्वल टू, करेक्ट ऑप्शन चुनना है, साइन थीटा इज इक्वल टू वेक्टर बी बाई वेक्टर सी। तो कभी भी मैग्नीट्यूड का डिवाइड होता है, वेक्टर का डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि वेक्टर सी स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर, तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन है, क्योंकि वेक्टर का स्क्वायर करके एडिशन नहीं होता है। हम लोग आगे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे तो वहाँ ये पढ़ेंगे कि वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ऐसे कुछ रहता तो ये सही हो जाता, लेकिन ये स्क्वायर करके किया हुआ है तो ये भी गलत ऑप्शन है। कुछ इस प्रकार रहता ये सी किसी भी वेक्टर का, जैसे कि ये कोई वेक्टर हो गया, तो अगर मैग्नीट्यूड लिखना है वेक्टर ए इज ए होगा, ये ए, और ये बोल्ड नहीं लिख रहे हैं, मतलब हम बता रहे हैं, ऐसे कुछ ए लिखेंगे और या इसको मॉड करके लिखेंगे तो ये मैग्नीट्यूड केवल बताएगा, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो हम लोग निचले कक्षा में हम लोग पढ़े हैं
वेक्टर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के लॉ से ये सी स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर सी स्क्वायर मोड ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मोड ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर। तो ये ऐसे भी है, ऐसे मतलब सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे भी रहता तो ये सही होता। तो ये मेरा ऑप्शन ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। पहला ऑप्शन इसलिए गलत हो गया, दोनों में बस अंतर है कि यहाँ डायरेक्शन है या डायरेक्शन नहीं है। तो हम लोग कभी भी वेक्टर का डिवाइड नहीं करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड करते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल से ये हो गया मैग्नीट्यूड, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों सही है। अगर कुछ इस प्रकार रहता यहाँ पे ये नहीं होके, तो इस प्रकार रहता तो ये सही हो जाता। ये भी आप नोट कर सकते हैं। अब आगे हम लोग थोड़ा सा और पढ़ना चाहेंगे। कोई भी वेक्टर को हम लोग स्लाइड कर सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे। तो मान लीजिए कि कोई वेक्टर ये है ए, तो इसको आगे ले जा सकते हैं या इसको पीछे ले आ सकते हैं या इसको ऊपर कर सकते हैं स्लाइड करके, या इसको नीचे। सबका जो मैग्नीट्यूड सब स्लाइड किया हुआ है, वेक्टर चेंज नहीं होगा। वेक्टर यही है, वेक्टर यही है, वेक्टर ए है, ये भी कुछ चेंज नहीं होगा, न मैग्नीट्यूड में न डायरेक्शन में। से इस वेक्टर को हम लोग आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं वी कैन स्लाइड ऑफ ए वेक्टर अप डाउन बैक फोर्थ। फोर्थ का मतलब आगे, बैक का मतलब पीछे, अप डाउन ऊपर नीचे। अब थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे ये कोई वेक्टर है और इस वेक्टर को हम रोटेट करना चाहते हैं, तो जैसे ही कोई वेक्टर कुछ एंगल से रोटेट हो जा रहा था तो वो वेक्टर चेंज हो जा रहा था, अनइक्वल वेक्टर के केस में चला जा रहा था। लेकिन हम चाहते हैं कि थीटा एंगल जो हो 2 पाई हो, मतलब हम इस वेक्टर को जो रोटेट कर रहे हैं वो 2 पाई से रोटेट करना चाहते हैं। मतलब यहाँ से उठा करके वेक्टर ऐसे रोटेट करके फिर ऐसे 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर दे, मतलब 2 पाई से रोटेट कर दे। तो रोटेट किए तो ये सेम वेक्टर ही आ जाएगा, वही वेक्टर मिल जाएगा, उसका डायरेक्शन वही जो स्टार्टिंग में था वही डायरेक्शन हो जाएगा। 2 पाई से रोटेट करेंगे, फिर अगर 2 पाई से कर दें, मतलब nth रिवॉल्यूशन कर दें तो भी वेक्टर का वही डायरेक्शन होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वी rotates a vector can with 2 pi n, then vector will सेम ही रहेगा। तो आज का हम लोग का यही क्लास था वेक्टर के बारे में। ये तो बेसिक क्लास था, लैंग्वेज टाइप का, हिस्ट्री ऐसे बोल सकते हैं। और इसका आगे क्वेश्चंस वगैरह में डिफरेंट चैप्टर में इसका यूज होगा। इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, 2 पाई से रोटेट करेगा,
एंटी पैरेलल वेक्टर हो जाएगा, 0 डिग्री है पैरेलल तो पैरेलल वेक्टर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो इक्वल वेक्टर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आएगा, वो क्वेश्चन में जैसे कंडीशन आएगा तो हम उसको बताएंगे भी आप लोगों को। तो आज का क्लास यही है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाउ टू से डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, मतलब कैसे बताएंगे डायरेक्शन वेक्टर का, कैसे कहेंगे वेक्टर का डायरेक्शन, तो वो सब चीज़ें पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।